नमस्कार दोस्तों, काइनेटिक कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। मैं सर्वेश सिंह एक बार फिर हाजिर। आज इस पे जो चर्चा की विषय है वो जो मैं संविधान का पहला एपिसोड में जो डाला हूँ उसका ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है ना। तो इसमें पूरी विस्तृत चर्चाएं की गई हैं संविधान के सफर में। संविधान के सफर में जैसे आपके दंड संहिता, सीआरपीसी धारा, जमीनी उन्मूलन, ठीक है ना। ये सारी चीजें इसमें चर्चाएं की गई हैं। ये जो वीडियो बन रहा है ये जो है पढ़ाई के उद्देश्य से बन रहा है। संसद टीवी में तो विस्तृत में बताया गया, लेकिन मैं इसमें कोर कोर चीज छांट करके मैं डाला हूँ ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाए। अगर आप यूपीएससी के भी एस्पिरेंट हैं तो मेंस में आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है ना। और वनडे का अगर आप एग्जाम देते हैं जैसे एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, ठीक है ना, इस सब का अगर एग्जाम देते हैं, या मान लीजिए आप सीडीएस का एग्जाम, अभी एसएससी जीडी का होने वाला एग्जाम है, ठीक है ना, अभी यूपी पुलिस का आने वाला है एग्जाम, ठीक है ना, एसएससी सीजीएल का भी एग्जाम होने वाला, इसमें जो आपको काफी हेल्पफुल मिलेगा समझने के लिए। जैसे आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तब आप जाके आप बुक अगर पढ़ते हैं तो आपको और अच्छे से ग्रिप मजबूत होगा आपका। ठीक है ना। सिर्फ इसी के पर्पज से ये वीडियो बनाया जा रहा है, ये एपिसोड बनाया जा रहा है। ठीक है ना। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि इसको जो है उसी तरीके से बनाया गया है ताकि आप अच्छे से उस चीज को समझें। तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, सफर संविधान सीरीज में आपका स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद हैं सेंट्रल हॉल में, यानी वो केंद्रीय कक्ष जहां संविधान को लेकर विमर्श हुआ था, चर्चाएं हुई थी, बहस हुई थी, और फिर आखिरकार 26 नवंबर 1949 को इसी हॉल में संविधान को अंगीकार किया गया था, यानी संविधान को अडॉप्ट किया गया था। हमारे पहले एपिसोड में हमने आपसे चर्चा की थी अपने संविधान की खासियतों की। आज हम बात करेंगे कि कैसे हमारा संविधान दो पटरियों पर चला। पहला नए कानून और अधिनियमों पर, और दूसरा संवैधानिक संशोधनों पर। संविधान बनाते वक्त उसके निर्माताओं के सामने कई गंभीर मुद्दे थे जिनसे उन्हें काफी जूझना पड़ा था। उन्हीं में से एक थी भारत की सामंती व्यवस्था, जिसने स्वतंत्रता से पहले देश के सामाजिक ताने बाने को काफी चोट पहुंचाई थी। इस व्यवस्था के तहत जमीन का मालिकाना हक कुछ ही लोगों के पास सिमटा हुआ था और एक बड़ा तबका अपनी बुनियादी जरूरतों तक के लिए इन पर निर्भर था। आजादी के बाद सरकार इस असमानता को खत्म करने के लिए कई भूमि सुधार कानून लेकर आई, जिसमें जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 भी था। असल में उन दिनों किसानों के हितों की अनदेखी बहुत सामान्य बात थी। उनका दुख, अपमान और गरीबी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। ऐसा नहीं था कि उस समय के अंग्रेज शासकों का इस पर ध्यान नहीं था। उन्होंने कई बार किसानों की जमीन और लगान के उचित इंतजाम करने की बात कही जरूर, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अंग्रेज शासकों को लगता था कि अगर वो जमींदारों के साथ सहज और उदार रहेंगे तो वो भी किसानों को नहीं सताएंगे, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जमींदारों ने हमेशा किसानों का शोषण किया, दोहन किया। अब अंग्रेज शासक अपनी इस भूल को सुधारना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भूमि संबंधी विधानों की व्यवस्था करना शुरू किया। कह सकते हैं और कहा जा सकता है कि यही कदम जमींदारी प्रथा के अस्त की दिशा में पहला चरण था। और जब संविधान पास हुआ उस वक्त संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 19 और 31 के तहत मौलिक अधिकारों की सूची में आता था, लेकिन पहले संशोधन के तहत साल 1951 में सरकार ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति को हटा दिया। इससे सरकार के भूमि सुधार कानूनों को काफी फायदा पहुंचा। जमींदारी सिस्टम को खत्म करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा। आपको बता दें कि 1947 में देश के आजाद होने के बाद जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 भारत सरकार का पहला प्रमुख कृषि सुधार था। इस एक्ट की कुछ खास बातें।
ये आजाद भारत का पहला बड़ा कृषि सुधार जमींदारी उन्मूलन अधिनियम था। संविधान लागू होने से बहुत पहले जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, मद्रास, असम और बॉम्बे ने ये अधिनियम अपने क्षेत्र में बनाया था। जमींदारों ने अदालत में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की बात कही थी। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य अनुच्छेद 19 में संशोधन, उन्मूलन कानूनों की संवैधानिक वैधता को सुरक्षित करना था। संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम। आजादी के बाद जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कानूनों को एक प्रगतिशील कदम माना गया था, पर सरकार के सामने इस मुद्दे पर तमाम चुनौतियां आई थीं, समस्याएं आई थीं। इस कानून को अदालत में चुनौती दी गई थी और पहली चुनौती थी कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, जहां इस कानून को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है और जमींदारों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करता है। पटना हाई कोर्ट ने इस भूमि कानून को आर्टिकल 14 के उल्लंघन के रूप में देखा था। ऐसे जजमेंट से सरकार के लिए परेशानी खड़ी हो गई थी। उसे लगा कि इस सूरत में सारे कृषि सुधार कार्यक्रम खतरे में पड़ जाएंगे, तो कृषि सुधार कानूनों को विधायिका ने वर्ष 1951 में संविधान में संशोधन कर 9वीं अनुसूची में डाल दिया। इस तरह संविधान के अनुच्छेद या आर्टिकल 31B ने यह सुनिश्चित किया कि 9वीं अनुसूची के किसी भी कानून को अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती और सरकार भूमि और कृषि कानूनों में सुधार करके सोशल इंजीनियरिंग के कार्यक्रमों को तर्कसंगत बना सकती थी। Ownership and control over the large extent of people were in the hands of few people. So the government of India made certain legislations, and all these legislations were naturally challenged in the Supreme Court. Most of the legislation, they on the basis of the fundamental violation of the fundamental rights enumerated in the Constitution. So then the 9th schedule was is carved out, and such legislation which are included in the 9th schedule shall not be subjected to judicial review or cannot be the provisions of those legislations cannot be challenged on the ground of violation of the fundamental rights. 9वीं अनुसूची या आर्टिकल 31B की अवधारणा पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। अब तक इसमें 284 कानून शामिल किए गए हैं। हालांकि हाल के दिनों में एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि 9वीं अनुसूची में डाले गए कानून न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह से परे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कई केंद्रीय और राज्य कानूनों की वैधता जांचने के बाद ये बात कही। उसने ये भी कहा कि 9वीं अनुसूची के तहत एक कानून लाकर उसकी न्यायिक समीक्षा या पावर ऑफ जजमेंट रिव्यू को नहीं हटाया जा सकता, खास तौर पर तब जब मौलिक अधिकारों के हनन की गुंजाइश हो। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल ऐसे सभी कानूनों को मौलिक अधिकारों या बुनियादी संरचना सिद्धांत यानी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के उल्लंघन की कसौटी पर जांचा जाएगा। इसके लिए 3 न्यायाधीशों की बेंच की व्यवस्था है, जो उल्लंघन की सूरत में ऐसे कानूनों को निरस्त कर सकती है। भारत की पूरी चुनावी प्रणाली आर्टिकल 324 से लेकर 329 के बीच के प्रावधानों पर खड़ी है और संसद ने इन शक्तियों का इस्तेमाल करके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और 1951 तथा परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 जैसे कानून बनाए। 2017 में इन कानूनों में सबसे ताजा बदलाव किए गए। आरपीए एक्ट 1950 के तहत मतदाताओं की योग्यता, मतदाता सूची तैयार करना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, संसद और राज्य विधानसभाओं में सीटों का आवंटन आता है। आरपीए एक्ट 1951 में 2017 में कई संशोधन किए गए। कुछ प्रावधानों को जेंडर न्यूट्रल बनाया गया। विदेश में रह रहे मतदाताओं को प्रॉक्सी के माध्यम से वोटिंग राइट्स भी दिए गए। इस एक्ट के तहत चुनाव कराना,
चुनाव कराने के लिए प्रशासनिक मशीनरी की व्यवस्था करना, चुनाव अपराध रोकना, चुनावी विवाद देखना, उपचुनाव कराना, राजनीतिक दलों का पंजीकरण कराना इस एक्ट के तहत ही आता है। कह सकते हैं कि ये अधिनियम भारतीय लोकतंत्र के सुचारू संचालन की रीढ़ है। The essential element of voting is that the person who जीतने का अधिकार है और ये अधिकार हमें देता है हमारा संविधान। पर एक ऐसा दौर था जब इसे कानूनी जामा पहनाना था, अमल में लाना था। इसलिए नागरिक संरक्षण अधिकार अधिनियम लाया गया। तो चलिए 1955 में आए इस अधिनियम के प्रावधानों को देखते हैं, समझते हैं। पहले इसका नाम अस्पृश्यता अधिनियम 1955 था। ये 1 जून 1955 में प्रभावी हुआ था। अप्रैल 1965 में गठित इलाया पेरुमल समिति की सिफारिशों के आधार पर 1976 में इसमें संशोधन किए गए और इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया था। संशोधित अधिनियम 19 नवंबर 1976 से प्रभावी हुआ था। अधिनियम के शीर्षक में बदलाव से ही आप समझ सकते हैं कि इसका उद्देश्य दोषियों को दंडित करने के साथ साथ नागरिक अधिकारों को संरक्षण देना भी है। इस अधिनियम के तहत अस्पृश्यता को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रचारित करता है या इसके किसी भी रूप को बढ़ावा देता है तो वो दोषी माना जाएगा। इतना ही नहीं, कोई व्यक्ति ऐतिहासिक, दार्शनिक या धार्मिक आधार पर अस्पृश्यता यानी छुआछूत को बढ़ावा देता है तो उसको भी दोषी माना जाएगा। और हाँ, जाति व्यवस्था की किसी भी गलत परंपरा को बढ़ावा देना भी जुर्म है। अधिनियम के अनुसार किसी को भी अस्पृश्य होने के आधार पर किसी सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश करने से रोका नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, यह अधिनियम पूजा या प्रार्थना करने के उद्देश्य से पवित्र तालाबों, कुओं, झरनों, नदी, पोखर या अन्य जल स्रोतों के प्रयोग के लिए समान अनुमति और अधिकार देता है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का लक्ष्य अस्पृश्यता की प्रथा को खत्म करना था। इसकी धारा 3 से लेकर 7A अस्पृश्यता के आधार पर अपराध को परिभाषित करती है और दोषियों के लिए सजा का निर्धारण करती है। इसमें सार्वजनिक पूजा स्थलों में प्रवेश करने से रोकना या पवित्र जल संसाधनों के उपयोग से रोकना धारा 3 के तहत आता है। किसी भी दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन, शमशान भूमि तक पहुंच से वंचित करना धारा 4 के तहत आता है। किसी भी अस्पताल, औषधालय, शैक्षणिक संस्थानों वगैरह में प्रवेश से इनकार करना धारा 5 के तहत आता है। माल बेचने और सेवाएं देने से इनकार करना धारा 6 के तहत आता है। चोट पहुंचाना या अपमान करना धारा 7 के तहत आता है। अस्पृश्यता के आधार पर किसी भी व्यक्ति को शव को हटाने या झाड़ू लगाने जैसे कामों को करने पर मजबूर करना धारा 7A के तहत आता है। This law has prevented the atrocities being committed on that very disabled sections of the society to a very great extent. Otherwise, these people, they are ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 की आपकी जानकारी के लिए ब्रिटिश हुकूमत से पहले भारत में करीब 21 प्रांत हुआ करते थे, पर भारतीय परंपराओं से अनजान ब्रिटिश हुकूमत ने इन प्रांतों को एक अलग तरीके से बांट दिया, जिससे इनकी भाषाई पहचान छिन्न भिन्न हो गई, जिससे बहुत रोष पनपा। फिर 1920 में जब महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन की अगुवाई की तो ये भाषाई अस्मिताओं की बातें और मुद्दे एक बार फिर से परवान चढ़े। बात 1928 की है, जब मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी। इस समिति ने भाषा, जनभावना, जनसंख्या, भौगोलिक और वित्तीय स्थिति को राज्यों के गठन का आधार माना था। 1947 में देश आजाद हुआ और सामने 562 देसी रियासतों के एकीकरण और पुनर्गठन की विकट चुनौती खड़ी थी। उसी बरस श्याम कृष्ण धर आयोग का गठन किया गया, जिसने इस मुद्दे पर जमीन पर काफी काम किया। श्याम कृष्ण धर आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया था।
उसका जोर प्रशासनिक सुविधाओं को आधार बनाने पर था। लेकिन जन भावनाओं को देखते हुए उसी बरस जेबीबी आयोग का गठन किया गया। इस आयोग में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया जैसी शख्सियतें थीं। इस आयोग ने जनता की आपसी सहमति, आर्थिक और प्रशासनिक हालात को समझते हुए भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का सुझाव दिया था। इसी का नतीजा था कि 1953 में आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषी राज्य के तौर पर पहली बार बनाया गया। 22 दिसंबर 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में पहले राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग में न्यायाधीश फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर थे। इस आयोग ने 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। सरकार ने इसकी संस्तुतियों को कुछ सुधार के साथ मंजूर कर लिया। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पास किया। इसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 1960 में पुनर्गठन का दूसरा दौर चला। 1960 में ही बंबई राज्य को विभाजित कर महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ। 1963 में नागालैंड का गठन हुआ। 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ और उसे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बांटा गया। 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा बने। 1987 में मिजोरम राज्य का गठन किया गया। केंद्र शासित राज्य अरुणाचल प्रदेश और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सन 2000 में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आए। 2014 में तेलंगाना राज्य बना और 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। शादी या विवाह 16 मूल परंपराओं में से एक है, जहां पति और पत्नी का रिश्ता समाज का आधार होता है। पर कई बार इन रिश्तों में भी दहेज, हत्या जैसी कुरीतियां आ जाती हैं। इनके खिलाफ कड़े कानून बनाए गए। भाषा को जानते हैं। ये परिभाषा कहती है कि कोई भी ऐसी संपत्ति या मूल्यवान वस्तु जो शादी के समय दी जाती है, उसको दहेज कहते हैं। दहेज देने और लेने वाले दोनों ही दोषी हैं और दोषी पाए जाने पर कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। देखते हैं इस अधिनियम की कुछ मुख्य धाराओं को। धारा 2 के अनुसार दहेज का मतलब है कोई भी मूल्यवान संपत्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देना। धारा 3 के अनुसार दहेज लेने या देने का अपराध करने वाले को कम से कम 5 बरस के कारावास के साथ में कम से कम 15,000 रुपए या उतनी राशि जितनी कीमत उपहार की हो, इनमें से जो भी ज्यादा हो। धारा 4 के अनुसार अगर किसी पक्षकार के माता पिता, अभिभावक या रिश्तेदार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दहेज की मांग करते हैं तो उन्हें कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 2 बरस की कारावास की सजा और 10,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है। धारा 8A के अनुसार अगर घटना से 1 बरस के अंदर शिकायत की गई हो तो न्यायालय और पुलिस रिपोर्ट या पीड़ित द्वारा शिकायत किए जाने पर अपराध का संज्ञान ले सकेगा। 8B के अनुसार दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी, जो बनाए गए नियमों का अनुपालन कराने या दहेज की मांग के लिए उकसाने या लेने से रोकने या अपराध करने से संबंधित साक्ष्य जुटाने का काम करेगा। तो ये थे 50 और 60 के दशक में बने कुछ खास अधिनियम या कानून, पर जैसे जैसे वक्त गुजरा इन्हें और मजबूत बनाने पर भी बल रहा और इस तरह संवैधानिक संशोधनों का सिलसिला शुरू हुआ। इस काल में हुए कुछ खास संशोधनों की फहरिस्त में है। संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951। अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों पर उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई। संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। संविधान द्वितीय संशोधन अधिनियम 1952। 1951 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित या रीऑर्गेनाइज किया गया। संविधान तृतीय अधिनियम 1954। 7वीं अनुसूची को संवैधानिक सूची की 33वीं एंट्री की जगह पर खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास और जूट को रखा गया। संविधान चौथा संशोधन अधिनियम 1955। व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा लिए जाने की स्थिति में न्यायपालिका की समीक्षा से बाहर रखा गया।
संविधान 5वां संशोधन अधिनियम 1955। आर्टिकल 3 में संशोधन कर राष्ट्रपति को शक्ति दी गई, जिससे वो राज्यों के क्षेत्र सीमाओं पर प्रस्तावित केंद्रीय विधियों के बारे में अपने विचार देने और समय सीमा निर्धारित कर सके। संविधान 6वां संशोधन अधिनियम 1956। 7वीं अनुसूची की संसूची में बदलाव कर अंतर्राज्यीय बिक्री कर के तहत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया। संविधान 13वां संशोधन अधिनियम 1962। नागालैंड को विशेष प्रावधान के तहत राज्य का दर्जा दिया गया। संविधान 20वां संशोधन अधिनियम 1966। अनियमितता के आधार पर नियुक्त कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता प्रदान की गई। संविधान 21वां संशोधन अधिनियम 1967। सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। संविधान 22वां संशोधन अधिनियम 1969। असम से अलग कर मेघालय को नया राज्य बनाया गया। इसके अलावा 1959 में द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट भी लाया गया था, जिसका मकसद जनप्रतिनिधियों को लाभ का पद या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लेने से रोकना था। आपको बता दें कि कई देश विधायिका के सदस्यों को कार्यपालिका के तहत लाभ का पद स्वीकार करने से रोकते हैं, जिससे विधायिका को स्वतंत्र और संरक्षित रखा जा सके। द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 को इस तरह से परिभाषित किया गया है। 70 का दशक वो दशक है जिसमें सीआरपीसी एक्ट 1973 लाया गया। बात हुई बंधुआ श्रम कानून की। ये वो दशक है जिसमें और भी बहुत जरूरी अधिनियम लाए गए। कई बहुत जरूरी संवैधानिक संशोधन भी हुए। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं सीआरपीसी एक्ट से। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 भारत में अपराध कानून की धुरी है। इसे आम बोलचाल में सीआरपीसी भी कहते हैं। 1973 में आए इस कानून को 1974 में लागू किया गया। दंड प्रक्रिया संहिता को समझने के लिए एक आम इंसान के व्यवहार को समझना जरूरी है, यानी हमारे आपके। देश का कानून हमें नकारात्मक काम या हरकतों से परहेज करने को कहता है। ये काम अपराध की फेहरिस्त में आते हैं। ऐसा व्यवहार करने वाले व्यक्ति को फिर सजा भुगतनी पड़ती है। इसे दंड कहा जाता है। जिन व्यवहारों को अपराध श्रेणी में माना गया है, उनका ब्यौरा दंड प्रक्रिया संहिता में दिया गया है। सीआरपीसी के मुताबिक अपराध की स्थिति में पुलिस जांच के दौरान 2 प्रक्रियाएं अपनाती है। एक प्रक्रिया पीड़ित के संबंध में और दूसरी आरोपी से संबंधित होती है। दंड प्रक्रिया संहिता की खास धाराएं क्या है, आइए देखते हैं। धारा 41B, गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य। धारा 41D, जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो उसको अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का हक होगा। धारा 46, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। धारा 51, गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी। धारा 55A, अभियुक्त के स्वास्थ्य सुरक्षा की जिम्मेदारी उसे गिरफ्तार करने वाले की होगी। धारा 58, इस धारा के अनुसार थाना पुलिस अपने उच्च अधिकारियों को वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों के मामले में रिपोर्ट देगी, चाहे उन व्यक्तियों की जमानत हुई हो या नहीं। धारा 108, राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से अच्छे व्यवहार का लिखित वायदा। धारा 109, संदिग्ध और आवारागर्द व्यक्तियों से अच्छे व्यवहार के लिए लिया गया वायदा। धारा 144, ये धारा शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लगाई जाती है। जहां ये धारा लगाई जाती है, वहां 4 या उससे ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। धारा 151, ये धारा सुनियोजित केसों में पहले ही गिरफ्तारी कर अपराधों पर लगाम लगाती है। बात 1976 की है, जब मंथन चल रहा था कि देश में कमजोर वर्गों के शोषण को रोका कैसे जाए। तब जरूरत महसूस हुई थी एक ऐसे कानून की जो इनकी आवाज बन सके, इनको ताकत दे और इनके हितों की
वकालत कर सके। ऐसा ही एक वर्ग था बंधुआ मजदूरों का। तो इस कुप्रथा को खत्म करने के लिए बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम ने आजाद भारत में इस कुप्रथा को खत्म कर दिया। बंधुआ श्रम व्यवस्था उन्मूलन अधिनियम 1976। ये कानून श्रम मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा संचालित किया जाता है। यह अधिनियम बंधुआ श्रम व्यवस्था को नागरिकों के मौलिक मानवाधिकारों का हनन मानता है और इस प्रथा को खत्म करना इसकी अकेली प्राथमिकता है। आपको बता दें कि 1975 में राष्ट्रपति के एक अध्यादेश के जरिए बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगा था और बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 को लागू करके बंधुआ मजदूरी प्रणाली को 25 अक्टूबर 1975 को पूरे देश से खत्म कर दिया गया था। इस अधिनियम ने बंधुआ प्रथा को दंडनीय संज्ञेय अपराध माना, यानी इस अपराध पर दंड की व्यवस्था है। पर समस्या का ये पूरा निदान नहीं है। आजाद हुए मजदूरों को बसाना भी था। तो बंधुआ मजदूरों को फिर से बसाने के लिए एक केंद्रीय योजना भी शुरू की गई, जिसमें राज्य सरकारों को साथ लिया गया। चलिए देखते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो इस अधिनियम को खास बनाती हैं। इस अधिनियम के प्रावधान के तहत बंधुआ मजदूर प्रणाली को खत्म कर प्रत्येक बंधुआ मजदूर को मुक्त करना, ऐसे किसी भी एक तरफा करार को निरस्त करना जो बंधुआ मजदूरी को प्रोत्साहित करे। इस अधिनियम ने बंधुआ ऋण और भुगतान की देनदारी भी खत्म कर दी। इस अधिनियम ने बंधुआ मजदूरों की गिरवी पड़ी संपत्ति मुक्त करा दी। इस अधिनियम के माध्यम से बंधुआ ऋण के प्रति अदायगी भी खत्म कर दी गई। राज्य सरकारें जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से इस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करती हैं और राज्य सरकारें अधिसूचना के जरिए प्रत्येक जिले और उपमंडल में सतर्कता समितियां गठित कर सकती हैं। इन सतर्कता समितियों का काम क्या है? इनका काम मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों का आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास करना है। मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों को ग्रामीण बैंकों और सहकारी समितियों से पर्याप्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है। उन अपराधों की संख्या पर नजर रखना है जिनका संज्ञान इस अधिनियम के तहत लिया गया है। उनका काम सर्वेक्षण कर उन अपराधों का पता लगाना भी है जो इस अधिनियम के तहत किए गए हैं। 17 मई 2016 को बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना में संशोधन कर वित्तीय सहायता राशि 20,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई। इसके वार्षिक बजट को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 47 करोड़ रुपए कर दिया गया। नकद सहायता को विशेष मामलों में बढ़ाकर 2 लाख रुपए, नितांत अभाव के मामलों में बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया गया है। एबोलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर, इसकी इम्पोर्टेंस तो ये है ना दैट टोटली ये जो काम दिया जाता था विदाउट पेमेंट एंड अगेंस्ट लोन्स और generations were being made to work without wages. This had to stop. It was necessary, therefore, to bring about an amendment or a law which prohibited bonded labor. So the bonded labor had to be released, they had to be rehabilitated, and there had to be a law which prohibited such a practice which was otherwise against the framework of the Constitution. जो आपके फंडामेंटल राइट्स थे, वो फंडामेंटल राइट्स जो राइट ऑफ इक्वलिटी देते हैं और राइट ऑफ लाइफ जो है, वो राइट ऑफ लाइफ को इनलार्ज करते हुए कि भी इट इज जस्ट नॉट एनिमल एग्जिस्टेंस बट फार बियॉन्ड दैट, उसमें ये लाया गया दैट यू कांट हैव बॉन्डेड लेबर, यू कांट कीप पीपल इन बॉन्डेज मेयरली बिकॉज दे आर पुअर. सो इसलिए ये संशोधन वाज नेसेसरी. जानकारी के लिए बता दें कि 31 मार्च 2019 तक मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों की संख्या 3,13,687 है
जबकि पुनर्वासित मजदूरों की संख्या 2,93,725 है। उन्नीस 1980 में एक ऐसा कानून लाया गया जिसका फोकस नेशनल सिक्योरिटी या राष्ट्रीय सुरक्षा पर था। इसका मकसद राष्ट्रीय संप्रभुता को बनाए रखना था, सरकार के हाथ मजबूत करना था। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 या रासुका कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि यह कानून कब लगाया जाता है, किन हालातों में लगाया जाता है और कौन व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कब खतरा माना जाता है। अक्सर दंगे होने की स्थिति में रासुका की तामील की जाती है। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को पहले 3 महीने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है, फिर अगर जरूरत पड़े तो 3-3 महीने के लिए गिरफ्तारी की अवधि बढ़ाई जा सकती है। एक बार में 3 महीने से ज्यादा की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती। यहाँ पर यह बताना भी जरूरी है कि अगर किसी अधिकारी ने कोई गिरफ्तारी की हो तो उसे राज्य सरकार को बताना होगा कि उसने किस आधार पर गिरफ्तारी की है। जब तक राज्य सरकार इस गिरफ्तारी का अनुमोदन ना कर दे, तब तक यह गिरफ्तारी 12 दिन से ज्यादा समय की नहीं हो सकती। अगर कथित अधिकारी 5 से 10 दिन में जवाब दाखिल करता है तो इस अवधि को 12 की जगह 15 दिन किया जा सकता है। अगर रिपोर्ट को राज्य सरकार स्वीकार कर लेती है तो इसे 7 दिनों के भीतर केंद्र सरकार को भेजना होता है। इसमें इस बात का जिक्र करना जरूरी है कि किस आधार पर यह आदेश जारी किया गया है। राज्य सरकार का इस पर क्या विचार है और यह आदेश क्यों जरूरी है। इस अधिनियम के तहत गिरफ्तारी की स्थिति को समझना भी जरूरी हो जाता है। अगर गिरफ्तारी की वजह पर्याप्त हो तो व्यक्ति को गिरफ्तारी की अवधि से 1 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। समयावधि पूरी होने से पहले ना तो सजा समाप्त की जा सकती है और न ही इसमें फेरबदल हो सकता है। 70 के दशक में कई जरूरी संशोधन हुए थे जिनका मकसद संविधान की सर्वोच्चता के साथ साथ इसके धर्मनिरपेक्ष और संघीय ढांचे को उजागर करना, राज्य और केंद्र के बीच में शक्ति विभाजन करना और साथ ही राष्ट्र की संप्रभुता और व्यक्तिगत आजादी के बीच के अंतर को स्पष्ट करना था। तो आइए देखते हैं इन संशोधनों को। 24वां संशोधन 1971। संसद संविधान के किसी भी भाग को जिसमें भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार भी हैं, उनका संशोधन कर सकती है। 26वां संशोधन 1971। इसके तहत पुरानी रियासतों के शासकों की विशेष उपाधियों और प्रिवी पर्स को खत्म कर दिया गया। 27वां संशोधन 1971। इसके अंतर्गत मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया गया। 29वां संशोधन 1972। केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1971 को 9वीं अनुसूची में डाला गया। 31वां संशोधन 1973। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। 32वां संशोधन 1974। संसद और विधान पालिकाओं के सदस्य द्वारा दबाव में दिए गए इस्तीफे को अवैध घोषित कर दिया गया। 35वां संशोधन 1974। सिक्किम का संरक्षित राज्य का दर्जा खत्म कर उसे भारत से संबद्ध राज्य बनाया गया। 36वां संशोधन 1975। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। 39वां संशोधन 1975। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। 41वां संशोधन 1976। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु 60 बरस कर दी गई, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु 65 बरस ही रहने दी गई। और अब बात संविधान में हुए सबसे व्यापक संशोधन की। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। यह 42वां या 42nd अमेंडमेंट था, जिसे 3 जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी की सरकार ने लागू किया था। 42nd अमेंडमेंट कई वजहों से विवादों में भी रहा। इस संशोधन का आधार स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिशें थीं और जानकारों की माने
तो ये संशोधन तत्कालीन सरकार अपनी शक्ति में इजाफा करने के इरादे से लाई थी। तो ऐसे क्या आमूलचूल बदलाव हुए थे, इसके चलते इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को मूल अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट से ऊपर का दर्जा दिया गया। संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को आर्टिकल 51A पार्ट 4A से जोड़ा गया। सभी विधानसभाओं और लोकसभा की सीटों की संख्या को शताब्दी के अंत तक स्थिर यानी लॉक कर दिया गया। लोकसभा और विधानसभाओं की अवधि को 5 से 6 बरस कर दिया गया। इस संशोधन के तहत ये भी तय हुआ कि किसी भी केंद्रीय कानून की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के कानून की वैधता का परीक्षण उच्च न्यायालय करेगा। ये भी निर्धारित किया गया कि किसी भी संवैधानिक वैधता के सवाल पर 5 से अधिक न्यायाधीशों की बेंच द्वारा 2/3 बहुमत से निर्णय दिया जाना चाहिए और अगर न्यायाधीशों की संख्या 5 तक हो तो निर्णय सर्वसम्मति से होना चाहिए। इस संशोधन द्वारा वन संपदा, शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण जैसे विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट के तहत कर दिया गया। ये भी तय हुआ कि राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार काम करेंगे। संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिकार दिए गए और उसे सर्वोच्च माना गया। See, to redefine the of state. संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर विधेयक यानी कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 बरस से घटाकर फिर 5 बरस कर दी गई। उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने का अधिकार दे दिया गया।